इंडिया है देश हुनरबाजों का, उनके चौंका देने वाले आतिशी कारनामों का, जिनके थ्रिलिंग एक्ट्स कर देते हैं देखने वालों को हैरान। मेरा OMG इंडिया बयान करता है ऐसी ही अमेजिंग टैलेंट की दास्तान। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, अक्सर छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े हिस्टोरिकल किरदार बसते हैं। ऐसा ही एक मैजिकल शहर है जोधपुर। जोधपुर ने अपनी कल्चरल लेगेसी को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, जिसे और अच्छे से उभारने के लिए यहाँ की सदियों पुरानी बावलियों और हवेलियों को आज फिर से रिवाइव किया जा रहा है, जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। ये बावली तुर्जी का झालरा। तो OMG ये मेरा इंडिया का जो सफर है वो यहीं से शुरू होने वाला है। लेकिन इस सफर में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ है OMG कहानियों का कारवां। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के धमाकेदार एपिसोड की। आज के OMG कारवां में करेंगे पीछा एक यंग मोटरक्रॉस रेसर का। फिर देखेंगे कैसे जज्बा हो तो कोई कमजोरी नहीं रोक सकती आपकी उड़ान। उसके बाद मिलेंगे ऐसे शख्स से जो हैं बीजों की जीती जागती इंसाइक्लोपीडिया। और अंत में चलेंगे तरह तरह की घंटियों से भरी एक अद्भुत और अतरंगी दुनिया में। ये तुर्जी का झालरा ने तो बचपन की यादें ताजा कर दी यार। कैसे हम चुटकियों में सीढ़ियों को टाप के छतें फांद जाया करते थे। हाय हाय बचपन, यू वर टू मच ऑफ फन। लेकिन आपको पता है हमारे जो अगले OMG हीरो हैं, ये अपने बचपन में अलग ही लेवल का फन कर रहे हैं। हाँ, इनकी उम्र में तो मुझे साइकिल भी चलाना नहीं आता था, लेकिन ये मोटरसाइकिल चलाते हैं। अरे चलाते नहीं, दौड़ाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ओहो, क्या धुआंधार एंट्री है। अरे बाप रे, ये बाइक भगा रहा है या उड़ा रहा है? इतने माइंड ब्लोइंग स्टंट्स को इतनी एफर्टलेसली करने वाला ये कमाल का राइडर आखिर है कौन? OMG, ये जबरदस्त बाइक चालक तो निकला एक छोटा सा बालक। मिलिए मुंबई के रहीश खत्री से, जो सिर्फ 13 साल की छोटी सी उम्र में ही बन गए हैं मोटो रेसिंग की दुनिया के स्टार। रहीश को मोटरसाइकिल से इतना लगाव था कि उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र से ही मोटरसाइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया था। और सिर्फ 2 साल बाद ही उन्हें फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से इशू हो गया उनका रेसिंग लाइसेंस, और वो बन गए इंडिया के यंगेस्ट मोटो क्रॉस रेसर। वैसे ये मिट्टी के साथ खेलने की उम्र में बाइक से मिट्टी उड़ाने की कैसे सूझी? मेरे पापा भी एक मोटोक्रॉस और एक रैली राइडर थे, तो उनको देख के मैंने एट द एज ऑफ 4 पापा को पूछा क्या मैं इंडिया के लिए एक दिन चला सकता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं। जब वो पैदा हुआ था तो उसका फर्स्ट जो एक्शन था वो उसका रिस्ट का एक्शन वाज लाइक गिविंग थ्रॉटल। एंड आज भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स उसको व्रूम व्रूम के नाम से ही जानते, बिकॉज द फर्स्ट वर्ड्स ही सेड वाज व्रूम व्रूम। नॉर्मल बाइकर्स को लगता होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, तेज बाइक ही तो चलानी है। पर नहीं गुरु, मोटरक्रॉस रेसिंग इतना आसान नहीं है। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट और स्किल्ड स्पोर्ट है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। टाइट टर्न्स, ऑब्स्टिकल्स और स्टीप जंप से भरे मोटरक्रॉस के कोर्स पे 80 से 100 किलो की बाइक को कोई एक्सपर्ट राइडर ही नेगोशिएट कर सकता है। लोगों को लगता है कि रेसिंग सिर्फ बाइक पर बैठ के कहीं भी
रोड पे ऐसा रैश चलाने से रेसिंग हो जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होता है। मैं जंप्स करता हूँ, वन हैंडर जंप ले सकता हूँ और पैर छोड़ के वापस पैर बाइक पे रख के कर सकता हूँ जंप, और व्हीली और स्टॉपी दोनों कर सकते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में जिस तेजी से रहीश ने मोटरक्रॉस के इस डिफिकल्ट स्टंट्स को मास्टर किया है, वो दिन दूर नहीं जब रोहित शेट्टी भी अपनी फिल्मों में स्टंट्स के लिए रहीश से इंस्पिरेशन ले रहे हों। और जिस तरह उनकी फिल्मों में गाड़ियां टूटती है ना, रहीश भी स्टंट्स करते हुए अपने हाथ, पैर और एंकल तुड़वा चुके हैं, मगर वो इन चोटों से कभी घबराए नहीं। हर स्पोर्ट में इंजरीज तो होती रहती है। कभी मुझे लगा नहीं कि हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है तो मुझे रेसिंग स्टॉप करना है। तभी कहते हैं कि डर के आगे जीत है, इसलिए आज रहीश बन गए हैं मोटो रेसिंग के वंडर किड। मगर इस अचीवमेंट के पीछे बहुत सारा एफर्ट और सैक्रिफाइस भी छुपा है। रहीश को अपनी रेसेस से पहले तैयारी के लिए कई किलोमीटर्स रनिंग करनी पड़ती है। आज रहीश के पास मोटर स्पोर्ट्स में 30 से भी ज्यादा ट्रॉफीज और मेडल्स हैं, जो उन्होंने दुबई DMX से लेकर MRF सुपर क्रॉस तक सभी बड़े नेशनल और इंटरनेशनल रेसेस में हिस्सा लेकर जीते हैं। अब रहीश का मिशन है सर्किट रेसिंग में उतरकर इंडिया के लिए मोटो GP में ट्रॉफी लाना। और उसी की ट्रेनिंग के लिए होंडा जैसी बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी ने रहीश को सिलेक्ट भी कर लिया है। We came to conquer, we came to win, we came to fight all night until the end. So put your flags up and raise पापा का भी ड्रीम वही है कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का फ्लैग रेज हो और इंडियन नेशनल एंथम बजे, और वही मेरा ड्रीम है। जहां लोग अपने सपनों को सच करने के लिए सही उम्र का इंतजार करते हैं, वहीं इंडिया का ये OMG मोटरक्रॉस रेसर इस छोटी सी उम्र में अपने सपनों और पैशन को जी रहा है और सक्सेस के ट्रैक पर फुल स्पीड से आगे बढ़ा जा रहा है। दोस्तों, मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूं, वो कभी ठाकुरों की हवेली हुआ करती थी, और आज JDH वर्ल्ड सिटी रीजनरेशन प्रोजेक्ट की बदौलत बन गई है जोधपुर की शान रास होटल। इस हवेली के इंस्पायरिंग रिवाइवल को देखकर मैं सोच रहा था कि हमारा OMG का सफर कितना इंस्पायरिंग रहा है। इनफैक्ट हमारे जो अगले OMG हीरो हैं, इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया। इन्होंने सिखाया कि आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन आपके जज्बे की जो उड़ान है वो उनसे भी ऊंची होनी चाहिए। आंखों के बिना एक नॉर्मल लाइफ इमेजिन करना कितना मुश्किल है ना? फिर तो इन शख्स को देखकर मेरी तरह आप लोग भी कंसर्न्ड होंगे कि बिना आंखों के सहारे ये अकेले जंगल में कहां चले जा रहे हैं। OMG, मुझे तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। पलक झपकते ही जमीन से सीधा हवा में, वो भी अकेले। मिलिए पुणे के दिव्यांशु गनात्रा से, इंडिया के सबसे पहले विजुअली इंपेयर्ड सोलो पैराग्लाइडर। बचपन से हम आकाश में पंछियों को देखते हैं, उनके साथ उड़ने का मन करता है, और वो मेरा भी सपना था, मुझे भी करना था। सिर्फ इतना था कि मैं 19 साल का था जब भी एक दिन मैं आई वोक अप ब्लाइंड। ग्लोकोमा की वजह से मेरी दृष्टि चली गई, लेकिन मेरा ये मानना था कि ब्लाइंडनेस हो गया तो क्या हुआ, दैट शुडंट स्टॉप मी फ्रॉम फ्लाइंग। सपनों को हकीकत बनाने के सफर में जिंदगी अक्सर हमें एक दोराह पर खड़ा कर देती है, जहां हम या तो अपनी मुश्किलों के साथ समझौता कर अपने सपनों को भूल सकते हैं, या फिर दिव्यांशु की तरह उन मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को सच कर सकते हैं। कोई इंस्ट्रक्टर मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक ब्लाइंड इंसान फ्लाई कर सकता है खुद ब खुद, सोलो। तो ये खोज मेरी 7 साल के बाद खत्म हुई जब भी मुझे अवी मलिक मिले। जिस तरह लाइफ में एक सही टीचर के आने से आपके लिए सक्सेस के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, अवी मलिक का साथ मिलने से दिव्यांशु को अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की एक नई राह मिल गई।
पहले सिमुलेशंस हुए, थियरी हुई और फिर टैंडम फ्लाइट हुई। तो स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप में जब भी मेरे इंस्ट्रक्टर अभी को लगा कि अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये अच्छे से हो रहा है, तभी देन वी ग्रेजुएटेड टू द नेक्स्ट थिंग। किस ऊंचाई पर है, वो किस क्षेत्र में है, कब उन्हें टर्न करना है, कब वो ज़मीन के पास आ रहे हैं। सो विजुअल इंफॉर्मेशन जो हमको मिलती है वो मैं रेडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू सप्लाई कर रहा था दिव्यांशु जी को। जब हमें लगा कि वो रेडी हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप तैयार हैं सोलो फ्लाइट के लिए। और फिर फाइनली वो लम्हा आ ही गया जब दिव्यांशु ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट में जमीन को नीचे छोड़ बेरोक टोक खुली हवाओं को महसूस किया। 30 अप्रैल 2014 का दिन था और मुझे मेरे फर्स्ट सोलो फ्लाइट के लिए क्लियर किया गया था। आई started running and in a couple of steps I was airborne. It was the most beautiful feeling on earth. You forget everything else. That one moment is like eternity. It was like a dream come true for all of us. और सच में ये कामयाबी सिर्फ दिव्यांशु की नहीं थी, बल्कि उन सब की थी जिन्होंने दिव्यांशु के साथ ये सपना देखा था। इस अमेजिंग उड़ान के बाद भी दिव्यांशु की एडवेंचर्स को तलाशने की उड़ान अभी थमी नहीं है। दिव्यांशु स्कूबा डाइविंग करते हैं, मनाली से खारदुंगला 500 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं और अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट किलिमंजारो को भी फतेह कर चुके हैं। आज अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एडवेंचर बियॉन्ड बैरियर्स के जरिए दिव्यांशु स्पेशली एबल्ड लोगों में एडवेंचर की भावना जगाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने की थी, ये सिर्फ मुझे मेरे लिए नहीं करनी थी, लेकिन मुझे उसी में ज़्यादा आनंद था जब मैं मेरे जैसे मेरे कम्युनिटी के लोगों को भी ये करता देखूं। अपनी उड़ान से दिव्यांशु ने ना सिर्फ अपनी लिमिटेशंस को हराया, बल्कि अपने जैसे लाखों और लोगों को भी मोटिवेट किया। दिव्यांशु के इस नेवर से डाई एटीट्यूड को सेलिब्रेट करती उनकी OMG उड़ान को हमारा सलाम। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन मैं तो हो गया तेरा फैन। अरे क्या हुआ, आपको क्या लगा कोई सुपर हीरो आने वाला है? अरे फिलहाल जोधपुर में एक ही सुपर हीरो है, कृष्णा अभिषेक। अरे क्या नहीं, आपके लिए OMG स्टोरीज लेकर आना किसी सुपर पावर से कम है क्या? खैर मुझे छोड़िए, हमारी जो अगली OMG स्टोरी है उसके किरदार किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये ना है कोई ही मैन, ना बैटमैन, ना स्पाइडरमैन, ये है इंडियाज सीड मैन। आइए आपको दिखाते हैं। बहुत भूख लग रही है यार, क्या खाऊं? पीले बैंगन और हरे टमाटर की सब्जी के साथ एप्पल पंपकिन का हलवा कैसा रहेगा? चौंक गए ना? अरे ये सब मुमकिन है। ये सब मुमकिन कर दिखाया है बेंगलुरु के एक एग्रीकल्चरिस्ट ने, जिनके पास 500 से ज्यादा रेयर सब्जियों के सीड्स हैं। ये है इंडिया के अमेजिंग सीड सेवर डॉक्टर प्रभाकर राव। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कम आर्किटेक्ट राव के 2.5 एकड़ के फार्म में ऐसे रेयर और एंडेंजर्ड वैरायटी के क्रॉप्स और फ्लावर्स हैं जो हमारे परदादाओं के जमाने में तो आसानी से मिल जाते थे, लेकिन आज मिस्टर इंडिया बन गए हैं, यानी ऑलमोस्ट गायब। मेरे पास कम से कम जो है 20-25 वैरायटी बैंगन के हैं, बहुत सारे हर्ब्स माने कि जैसे अपना तुलसी, हमारे पास बहुत सारे वैरायटीज की तुलसीज हैं, जो ओरिजिनल कपूर तुलसी जो बताया जाता है हमारी पुराण में। हमारे पास बहुत सारी काकड़ी की वैरायटी, पूना काकड़ी, आलू काकड़ी। क्या बात है। वैसे तुलसी ही नहीं, इनके खेत में तो प्राचीन काल की सब्जियों का क्रैश कोर्स मिल सकता है, जैसे ये इंडियन मेज गॉड यानी गदा के आकार की लौकी। महाभारत में इसका डिस्क्रिप्टर है, युद्ध करने वाले जो राक्षस थे और देवता थे इसी शेप का एक गदा से युद्ध करते थे।
एक्चुअली 2011 से राव जी इंडिया के दूर दराज इलाकों की ट्रेडिशनल फार्मिंग कम्युनिटी से मिलकर पुराने बीज ढूंढ ला रहे हैं और फिर उनकी जरूरतों को स्टडी करके अपने खेत में उगाते हैं ताकि उस प्रजाति को बचाया जा सके। डॉक्टर राव के मुताबिक ये करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 100 साल में सब्जियों की बायोडायवर्सिटी लगभग 99% खत्म हो चुकी है। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप 1903 में किसी मंडी में जाते तो आपको पता है कितने वैरायटी के टमाटर मिलते? 408। 500 से ज्यादा वैरायटीज की गोभियां, 408 तरह के मटर, 500 अलग खरबूजे और न जाने क्या क्या। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हाइब्रिड और जीएमओ सीड्स का चलन बढ़ता गया और देसी इंडिजिनस सीड्स खत्म होते चले गए। जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हम पूरा उत्पादन कितना होता है उस पे हम फोकस किया तो हाइब्रिड सीड, जीएमओ सीड, ये बीज से फर्टिलाइजर डाल के कीटनाशक मार के उसके ऊपर ये जो अपना इंडस्ट्रियल केमिकल फार्मिंग जो हुआ है इसकी वजह से देसी बीज पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है। किसान अक्सर हाइब्रिड सीड्स इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उससे उत्पादन ज्यादा होता है और ये इजीली अवेलेबल है। लेकिन राव जी के मुताबिक देसी बीजों को उगाना, प्रिजर्व करना और सस्टेनेबल फार्मिंग करना ज्यादा आसान है। सीड सुरक्षित रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम सीड लेते हैं और इसमें जो है हींग, एलजी एसाफिटिडा जो हम रसोई में यूज करते हैं उसका छोटा सा एक छिटका, कुछ ड्राइड नीम पत्ते होते हैं इसमें डाल दिया हम, बस सुरक्षित, कुछ नहीं होएगा ये बीज को। अगर आपके घर में 2 गमले हैं आप बीज रक्षक बन सकते हैं और यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लैनेट। प्रभाकर राव ने देखते ही देखते एक छोटा सा बीज रक्षा मूवमेंट शुरू कर दिया और वो लगभग 22 लाख किसानों के साथ वर्कशॉप्स कर चुके हैं और अब कई अर्बन गार्डनर्स भी उनके साथ जुड़ने लगे हैं। चाहे टमाटर हो, चाहे एग्जॉटिक वैरायटी कोई हो, रेड कॉर्न्स, ब्लू कॉर्न्स या येलो पेयर टोमेटोज, ब्लैक प्लम टोमेटोज, मतलब इस टाइप की वैरायटी ट्राई करती हूँ। बहुत इतनी खुशी होती है कि वो ना अपने घर में उग रहा है। प्राचीन सब्जियों के बीजों को दोबारा एक नई जिंदगी देना और उन्हें बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करना, ये तो हमारे सीड सेवर को डेफिनेटली बनाता है OMG। आप लोग सोच रहे होंगे कि कृष्णा कितनी अजीब हरकतें कर रहा है। एक्चुअली मैं अपना डाउट क्लियर कर रहा था कि कहीं ये घंटी तो नहीं, क्योंकि हमारी जो अगली OMG स्टोरी है ना उसने तो हमें कंफ्यूज करके रख दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी घंटी है और कौन सा शो पीस है। आप भी देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए हम आपको मिलाते हैं हमारी बेल कलेक्टर से। टन टन। आपको पता है दुनिया में पहली बार घंटी कब बजी थी? लगभग 2000 BCE चाइना में। एक्चुअली बेल्स का पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ताउसी और अर्ली ताउ साइट्स पर पाया गया था और ये बेल्स मिट्टी और क्ले जैसे मटेरियल से बनाई गई थी। तब से लेकर अब तक घंटियां इतने शेप्स, साइजेस और अतरंगी मटेरियल से बनाई गई हैं कि केरला की लता महेश के लिए ये बड़ा ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट बन गया। और आज लता जी के पास है इंडिया का सबसे बड़ा बेल कलेक्शन। उनके पर्सनल बेल म्यूजियम में है पूरे 7500 बेल्स। टन 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 OMG। चौसठ साल की लता जी पिछले 30 सालों में लगभग 90 देश और 180 सिटीज घूम चुकी हैं। लेकिन जब 1988 में वो यूके घूमने गईं, तो शुरू हुआ उनका नया सफर बेल कलेक्शन का। When we went to UK, the Wedgwood somehow got into my eyes. So like that, my collection started. And every other trips when we went outside India, I thought, why not bells? अरे एक बार लता जी के दिल में घंटी बज गई, फिर वो कहां रुकने वाली थी। आज उनके 7500 बेल्स कलेक्शन में लगभग 80 टाइप की बेल्स हैं।
लेकिन हाँ, इनके इस अमेजिंग कलेक्शन में जो सबसे विशाल घंटा है वो है 100% इंडियन। The biggest is the temple bell, which is about 68 centimeters height and it weighs about 167 kg. It was made to order. And the speciality of the bell is that the sound you can hear for about 1 kilometer radius. OMG! वैसे आपको जान के शौक लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्किंग बेल है म्यांमार का मिनगुन बेल। ये पहलवान घंटा लगभग 90,000 किलो का है। बाप रे! वैसे अगर हिस्टोरिक बेल्स की बात करें तो लता जी के कलेक्शन में वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की एक बहुत ही रेयर बेल है। This is a hand bell made out of aluminum alloy from the German aircraft shot down by the Britain during the Second World War. हिस्टोरिक बेल्स के अलावा इनके पास ऐसे रेयर इंडियन बेल्स हैं जो आपको शायद पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। These are all Vishnu's 10 avatars. These are made out of alloys and this is specially customized for this museum. कहते हैं बेल शांति और क्रांति दोनों की निशानी होते हैं, लेकिन लता जी का बेशुमार कलेक्शन निशानी है उन माइलस्टोन्स की जो अलग अलग कल्चर्स, ट्रेडिशंस के इतिहास को जिंदा रखते हैं। ऐसे कलेक्शन के लिए तो कहना ही पड़ेगा OMG। दोस्तों, राज होटल की ब्यूटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और जो हमारे अगले OMG हीरो हैं ना, वो भी उतने ही काबिले तारीफ हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मिलिए तमिलनाडु के तेनित आदित्य से, जिनकी बनाना लीफ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत प्लेट से लेकर पेन स्टैंड तक, कप से लेकर एनवेलप्स तक क्या क्या नहीं बन जाता। इस 100% इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से 3 दिन चलने वाले बनाना लीव्स की शेल्फ लाइफ 1 साल से लेकर 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और एक पत्ते को प्रोसेस करने की कीमत 1 रुपए से भी कम। OMG! दोस्तों, अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। अच्छा, आप लोगों को बड़ा दुख होता होगा ना जब हमारा एपिसोड एंड हो जाता होगा, लेकिन फिकर नॉट। OMG ये मेरा इंडिया के अगले एपिसोड में मैं फिर से नई कहानियों के पिटारे के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे अमेजिंग एंड स्टे OMG। सी यू गाइस।